What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज बहुत ही देर हो गया न्यूज़ एनालिसिस करने में। चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए पेज 6 पे न्यूज़ है। पेज 6 पे न्यूज़ क्या है? आपने न्यामगिरी एरिया का नाम सुना होगा। न्यामगिरी एरिया जो पड़ता है ये कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है और बहुत टाइम से ये न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा था। देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे एरिया है जहाँ पे हम मतलब खदान वगैरह करते हैं, जहाँ से कोयला वगैरह निकालते हैं या फिर आयरन ओर निकालते हैं, ये मैक्सिमम एरिया जो आते हैं हमारे मतलब ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारी कंट्री का उसमें आते हैं। तो मैक्सिमम जो एरिया रहता है मैप में देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया रहता है। ये वाला झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उड़ीसा वाले एरिया की। तो उड़ीसा में क्या हुआ है, यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, लेकिन जो यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन हमेशा उसको अपोज करती है क्योंकि देखिए जितना भी एरिया होता है, जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, उस पे ये अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर यहाँ पे खादान ज़्यादा होंगे और यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी ज़्यादा की जाएगी तो वही बात होती है, फिर इनको यहाँ से रिप्लेस करके कहीं और पहुंचा जाता है, जिसकी वजह से इनका जो जीवन यापन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ जाता है। तो इनका जीवन यापन एक प्रॉपर वे में मेंटेन रहे, इसीलिए ये बेचारे बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं किसी भी तरीके से इन चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए। तो ये इनका फोकस रहता है, जिसकी वजह से ये बार बार निकल के आते हैं सामने और प्रोटेस्ट करते हैं अगर कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाया जाता है। ठीक है। तो न्यामगिरी समिति जो इनकी मिलकर बनाई जाती है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो मेनली एरिया है, ये एरिया रिलेटेड टू है बॉक्साइट। ठीक है ना। तो बॉक्साइट किससे रिलेटेड होता है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, आर्टिकल में नहीं था यहाँ पे। तो ये देखिए एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो बॉक्साइट के लिए आपको लोगों को याद रखना है कि एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट उसमें प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। और यही एक प्रिंसिपल, यही बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर होता है, जो कि एक बेसिक मटेरियल निकाला जाता है। तो प्रिंसिपल ओर है, जिस तरीके से आयरन ओर होती है उसमें से आयरन निकाला जाता है। तो बॉक्साइट एक प्रिंसिपल ओर है जिसमें से ये एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो उड़ीसा में ये प्रॉपर एरिया आता है जहाँ पे ये चीजें, न्यामगिरी फॉरेस्ट का नाम सुना होगा तो इसको भी याद रखेगा। न्यामगिरी हिल भी उसी वाले एरिया में पड़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनिंग की बात चली थी 2013 में और तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज देखिए कितना टाइम हो गया है। तो तब से लेके ये उसको रोके हुए हैं किसी न किसी तरीके से। और इनके इसी प्रयास की वजह से, सबसे बड़ी बात यह है, इनके इसी प्रयास की वजह से जो इनके लीडर हैं उनको मतलब लंदन में इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए प्राइज भी दिया गया था। तो थोड़ा सा इसलिए और ज़्यादा न्यूज़ में हो गया, तो इसलिए और ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको इसलिए भी याद रखना है। और जब इतनी चीज़ें देख लिए तो ये तो बनता ही है कि जो आदमी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए ये वाली डोंगरिया ट्राइब है ये, ठीक है ना, डोमरिया कोंड ट्राइब। तो कोंद ट्राइब, तो इनके ट्राइबलों के दो तीन ट्राइबलों के नाम भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि एक तो यहाँ पे इधर बताई दिया है, आगे यहाँ पे देख लीजिए तीन के और नाम दे रखे हैं, झरानिया, डोंगरिया और कुतिया। ये इनके ट्राइबल के नाम है, देखो क्या 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 नाम रख देते हैं। चलिए जो भी है यार, ये इनके नेचुरल है, उन पे कुछ नहीं बोला जा सकता। हंस के अगर थोड़ा बहुत ब्लड बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, मुझे तो बहुत ही जरूरी है बढ़ाना खैर आजकल, तो इसलिए मैं तो मौका नहीं छोड़ूंगा ब्लड बढ़ाने का। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तीन ट्राइबल के नाम याद रखिएगा। और न्यामगिरी फॉरेस्ट कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। माइनिंग की वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, काफी लंबे टाइम से चला हुआ रहा है, तो इसीलिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंस के पेपर में पूछा जा सकता है, ये बॉक्साइट जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ये वाला आर्टिकल है पेज 18 पे, ये वाली न्यूज है। इसमें देखिए क्या बातें कर रहे हैं, पैलेट गन यूज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। पैलेट गन यूज करने की बात पेज 18 पे नहीं यार, पेज 8 पे हो गए। चलिए चेक कर लेंगे इसको। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं, पैलेट गन यूज करने की, रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, उसकी जगह प्लास्टिक बुलेट यूज करने की बात कर रहे हैं। पैलेट क्या होता है? देखिए ये इस तरीके का चीजें होती हैं, अगर ये आंखों में लगती है या कहीं पे भी लगती है, ये एक तरीके से आदमी को, इंसान को मारती तो नहीं है, पर लेकिन जहाँ पे भी लगती है वो बहुत ही गलत इफेक्ट डालती है, मतलब एक तरीके से बॉडी में धस जाती है ये। और अगर किसी तरीके से बाई चांस अगर ये आंखों में लग जाए, ये लोहे की बनी होती है, आपको देखिए लोहे या स्टील कुछ इस तरीके की बनी होती है, अगर ये आंखों में लग जाए तो फिर आंखों का बिल्कुल नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से बहुत ही सारे कश्मीरी यूथ जो है, जो कि पत्थरबाजी करते हैं, और उनको रोकने के लिए हमारी जो आर्मी जो यूज करती है उनके खिलाफ, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो जितने भी हमारे कश्मीरी यूथ हैं जो उनको रोकने के लिए पैलेट गन यूज की जाती है, तो उसको रिप्लेस करने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए उसकी जगह अगर प्लास्टिक की यूज की जाएंगी तो उससे मतलब नुकसान जो है वो कम पहुंचेगा। बात होती है मेनली रोकने के लिए उनको। तो आप लोगों ने देखे, हमने ये भी डिस्कस किया था, ये वाली, एक मिनट, ये वाली पिक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस की थी यहाँ पे। तो ये वाला इशू जब सामने लेके आया था कि इसको ह्यूमन शील्ड की तरह आर्मी वालों ने यूज किया है लोगों का पथराव रोकने के लिए, और ये वीडियो निकल के आई थी कि ऐसा बोला गया था कि अगर ऐसा करेंगे तो हम ऐसा ही जवाब देंगे। तो काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी उठ के आई थी, तो वो सारी चीजें रोकने के लिए तो पैलेट गन का यूज किया जाता है। तो पैलेट गन को सोच रहे हैं कि पैलेट गन को किसी भी तरीके से
प्लास्टिक के मटेरियल में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, उससे एक प्रॉपर वे में चीज़ों को हैंडल भी किया जाएगा और सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल रहेगी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। तो ये ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए अगर क्या निकल के आता है इस पे तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली न्यूज़ है, पेज 18 पे न्यूज़ है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर एक लार्जर बेंच की बात चल रही है। एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जिस तरीके से पार्टी जो होती है, बहुत सारे पार्टी के कैंडिडेट कई बार छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रीजन आप लोगों को देखने को मिला होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिला था ये काफी, उत्तराखंड में भी देखने को मिला था, जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि जो कांग्रेस के सारे एमपी है छोड़ छोड़ के चले गए थे। तो अरुणाचल प्रदेश में भी, आसाम में भी कुछ टाइम पे देखने को मिला था। तो ये काफी देखने को मिल रहा है, तो इसको रिव्यू करने की बात चल रही है एक बेंच को देने की, जो सुप्रीम कोर्ट की। देखिए इससे क्या होगा कि इसको प्रॉपर वे में हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना कि जो 10th शेड्यूल है वो रिलेटेड टू किससे है, 10th शेड्यूल पूछा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है ये, ठीक है ना। राजीव गांधी जी के टाइम पे लाया गया था 1985 में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब यही होता है कि जो डिफेक्शन हो जाता है, जो पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में डिफेक्शन हो जाता है, कैंडिडेट निकल के दूसरी पार्टी में जाके मिल जाते हैं, तो उसके तहत, क्योंकि देखिए आपने ये सुना होगा बहुत बार ये वर्ड यूज किया गया था, आया राम और गया राम। मतलब आया राम और गया राम एमपी के लिए बोला जाता था कि कभी भी किसी भी पार्टी में जाके मिल जाते थे और किसी भी पार्टी से निकल जाते थे, तो एक अनसर्टेनिटी बन जाती थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वोटिंग राइट है, और वोटिंग देने के बाद में जो हमारा एक रूल चुन के आता है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मान लो हमने वोटिंग भी कर दिया, सारा काम हो गया, एक एमपी और एमएलए भी हमारे एमपी और एमएलए भी हमारे चुन के आगे, पर लेकिन वो एमपी और एमएलए अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रहेगा, डेमोक्रेसी वहीं पे खत्म हो गई। तो वो सब चीजें प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एक प्रॉपर चीज प्रोवाइड कराने के लिए जिससे प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके, एमपी और एमएलए को इस तरीके से रखा जाता है ताकि इस तरीके की कोई सिचुएशन ना बने। तो उसी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, जिससे कि एक प्रॉपर, एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराया जा सके और एक अनसर्टेनिटी न बनी रहे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी अनसर्टेनिटी बनती है किसी भी कंट्री में, मैं अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री में आप लोग ले लीजिए जहां पे भी अनसर्टेनिटी है, नेपाल में ले लीजिए, नेपाल में कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन भी ढंग से नहीं हो पाते हैं, तो उस एरिया का विकास भी इतना अच्छा नहीं हो पाता। आज की डेट में नेपाल में इतनी ज्यादा चीजें, मतलब इतना ज्यादा जल पानी वाटर होते हुए भी वो आज की डेट में क्या करते हैं, अपने उस वाटर को ढंग से हार्नेस नहीं कर पाते हैं, अपनी जो एक कैपेबिलिटी है उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में भी वो चाहे तो वो इंडिया को लाइट बेच सकते हैं, बिजली बेच सकते हैं, पर लेकिन वो इंडिया से बिजली खरीदते हैं। तो ये बात होती है, अगर एक प्रॉपर गवर्नमेंट कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो एक अच्छी गवर्नमेंट होना बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ही एक ऐसी चीज होती है जो कि इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करती है, और जहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट होगी तो इकोनॉमी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, और वहाँ पे सब हंसते खेलते फूलते रहेंगे और अपना एंजॉय करेंगे, और अच्छे एक लेवल की पर कैपिटा इनकम रहेगी, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल इससे रिलेटेड था। आगे आएगा जब इस पे बेंच बैठेगी तो फिर से आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से इसके प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा उस टाइम पे। फिर एक ये वाली न्यूज है, लग रहा है यार पेज नंबर गलती हो गए, सब जगह 18 आ रहा है ये। पेज नंबर छोड़ो यार न्यूज देख लो, पीडीएफ में देखूंगा मैं, इसको सही करके डाल दूंगा, ठीक है ना, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप लोग। ओके। तो देखिए जीका वायरस की दवा ढूंढने की बात की गई कि जीका वायरस की दवा ढूंढ ली है, 100% एफिशिएंट है, ठीक है ना, और एनिमल पे इसका ट्रायल भी कर दिया गया। हैदराबाद की ये एक कंपनी है भारत बायोटेक करके, जिसने जीका वायरस की दवा ढूंढ ली है, किल जीका वायरस वैक्सीन नाम ये रखा गया, ठीक है ना। तो अफ्रीकन स्ट्रेन में जितने उसको 100% सही करने की बात चल रही है। देखिए जीका वायरस होता क्या है, देखिए जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात तो पहले हम कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को ये मच्छर दिखाए थे, ठीक है ना। तो इन मच्छरों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक गांव का मच्छर और ये शहर का मच्छर, इसकी वजह से डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया और ये सारे, ये लिम्फोहेटिक फ्लेरीज, ये सारी बीमारी हो रही थी, दिन में रात में आती, तो ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो यहाँ पे एक ऐड और कर लीजिए, ये मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, और ये दिन में होता है रात में होता है, वो सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस करी थी। तो इसके साथ में अब क्या ऐड कर लीजिए, एक नई चीज और आ गई है, ये भी मच्छरों की वजह से ही होता है, पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ हालतों में। इसमें भी वही फीवर वगैरह होता है, पेन वगैरह होता है, तो सारी चीजें, सिम्टम्स इसके लगभग सबके सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि कौन सा मच्छर कहाँ पे यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो जीका वायरस की मॉस्किटो, ये देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, जो देखने वाली होती है, अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को ये मच्छर काटता है तो पता है क्या होता है, इस तरीके से बच्चे का सर का साइज देखिए, सर का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, उसके सर का साइज छोटा बड़ा हो जाता है, इतना मतलब उल्टा सीधा सा सर का साइज होता है, जिसकी वजह से उसकी बच्चे की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड रहती है। तो इस चीज को बोला गया, इस चीज को सही करने के लिए किस तरीके से इस पे फोकस किया जाए, तो ये जो जी का वायरस है इस पे इम्पैक्ट डालता है। और देखिए अगर बच्चों पे इम्पैक्ट डाल रहा है तो आने वाली जनरेशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेगा, तो किसी भी तरीके से इसको ठीक करने की बात रहती है। तो जी का वायरस को इसीलिए बोला जाता है
कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, वो भी नए, देखिए कोई भी अगर नई जनरेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है तो वो सबसे खतरनाक इम्पैक्ट होता है। तो किसी भी तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ये सबसे पहला गोल होता है किसी भी कंट्री का। तो 3-4 ये वे भी दे रखे हैं बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जो बिलो एवरेज साइज हेड होता है, ठीक है ना, छोटा हो जाता है, नॉर्मल इतना होता है, इतना छोटा घट के इतना हो जाता है, ओके। और ब्रेन फेलियर होने की रहती है, मतलब दिमाग चलने की बात रहती है बहुत ज़्यादा, सरकमफ्रेंस भी कम हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों में देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ये। तो जीका किसके, मॉस्किटो बाइट से होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये वाली न्यूज़ थी यहाँ पे लास्ट पेज पे। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे होलसेल इन्फ्लेशन की बात करी है, तो होलसेल इन्फ्लेशन जो होता है एक्चुअली ये यूज किस लिए होता है, इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस की बात चली है जिसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, ठीक है। एक को सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों क्या यूज करने के लिए होते हैं, इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए होते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाता है, एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये काउंट करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यहाँ पे डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें। कभी कोई टॉपिक आएगा ढंग से तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या होता है सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये इतना है लगभग जो अभी काउंट किया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो देखने के लिए आप लोगों ने मतलब कंफ्यूजन भी रहता होगा कि इसमें आता क्या क्या है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, जो नीचे वाली है, ये इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है डब्ल्यूपीआई को। एक तो बोला गया प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा बोला गया फ्यूल एंड द पावर वाले प्रोडक्ट, और तीसरा बोला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का हम लोगों ने देखा था कि इसको बढ़ाने की बात चल रही है, हमारे यहाँ पे कितने परसेंट बढ़ाने की बात चल रही है, क्वेश्चन भी पढ़ा था हमने, अच्छे से डिस्कस किया था। बताइएगा जो हमारी पॉलिसी है 2025 बताया था मैंने, तो 25 तक याद आया कुछ, 25% बढ़ाने की बात चल रही है। दोनों हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी। तो देखिए प्राइस जो प्राइमरी आर्टिकल होता है, तो प्राइमरी आर्टिकल का वेट कितना है यहाँ पे, ये देखिए ये 20.12%, ठीक है। और जो फ्यूल और पावर वगैरह होता है उसका वेट कितना है, ये लगभग 14.91%। और टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है तो उनका ये हो गया, तो लगभग टोटल टोटल मिला कितना हो गया, 100% टोटल। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। तो जो प्राइमरी में आता है, देखिए फूड आर्टिकल ले लीजिए, कोई भी मतलब प्राइमरी में ले लीजिए फूड आर्टिकल आ गए, ठीक है ना। फूड आर्टिकल में फ्रूट्स आ गया, वेजिटेबल्स आ गया, रागी अरहर व्हीट वगैरह जो आ गए। फिर दूसरे में नॉन फूड, ये प्राइमरी की बात चल रही है, मतलब रॉ मटेरियल आप इनको बोल सकते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले रॉ मटेरियल, जिनसे आगे मैन्युफैक्चर करके कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो फ्लोर ऑयल या मस्टर्ड आ गया, रबर आ गया, ये रो सिल्क जो कुछ भी हो गया, ये सारी चीज हो गई। तो रॉ मटेरियल जहाँ पे भी आ जाएगा उसी तरीके से हो गया, जिस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अपनी इकोनॉमी काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी काम करता है वो प्राइमरी फील्ड में काम करता है, मतलब रॉ मटेरियल निकालता है, तो उसको प्राइमरी इकोनॉमी बोल देते हैं। सेकेंडरी बोलते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहुंच जाता है, तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। जिसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, ब्रेड को जब यहाँ पे गेहूं होता है फिर उसका ब्रेड बनाया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेकंड में आ जाता है और मार्केट में सप्लाई किया जाता है तो टर्सरी में आ जाता है। तो ये 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, और हमारी इकोनॉमी में ये सेकेंडरी वाला गैप है, अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ मैं कई बार, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मिनरल की बात करिए, जो मिनरल में स्टार्टिंग में मैग्नीज ओयर निकाली जाती है, क्रोमाइट निकाला जाता है, कॉपर निकाला जाता है। और अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, ये पीछे क्या डिस्कस किया है, ये भी जो बॉक्साइट की बात कर रहे हैं, बॉक्साइट माइनिंग, तो ये भी एक और है, ये भी प्राइमरी प्रोडक्ट में आ जाएगी यहाँ पे, जिससे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसको भी याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी यूज किया जाता है। तो ये वाला यहाँ पे किस में हो गया, प्राइमरी प्रोडक्ट में आ गया, जो मिनरल्स में आ गया। ये अंदर वाला याद रखने की जरूरत नहीं है कि फूड ही होते हैं नॉन फूड ही होते हैं, बस इतना याद रखना कि प्राइमरी और ये फ्यूल होते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। 3 कम से कम कैटेगरी याद रखिएगा। अंदर वाला अगर याद रह जाए तो सही है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे रॉ मटेरियल रहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला फ्यूल और पावर की बात करें तो इसमें एलपीजी हो गया, बिटमस हो गया, या फिर कोई भी टरबाइन फ्यूल हो गया। तो इसमें फ्यूल होते हैं जिनको यूज किया जाता है एक तरीके से कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए, या फिर कुछ भी चलाने के लिए आप लोग बोल सकते हैं, एलपीजी के सिलेंडर भी हो गए। तो इस तरह का कोई भी फ्यूल हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करके जो भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ सबसे ज्यादा इसमें डब्ल्यूपीआई में रहता है, ठीक है। वो तो कई बार देखिए इसीलिए ये मतलब जब काउंट किया जाता है इसको, तो मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा रहता है यहाँ पे। तो देखिए फूड प्रोडक्ट हुए जितना, देखिए यहाँ पे व्हीट फ्लोर की बात कर रहे हैं, आटे की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, गेहूं की बात यहाँ पे कर रहे थे, व्हीट की बात, आटे की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आटा बना दे गेहूं से, गुड़ वगैरह जो बनाया जाता है, गन्ने की बात यहाँ पे करेंगे, गन्ने से गुड़ बना दे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किसी सरसों के, जो सरसों का खेत है, सरसों से जो बीज निकाले जाते हैं उसकी बात करेंगे, यहाँ से तेल निकाले तो यहाँ पे आ गया वो। तो टेक्सटाइल हो गया, जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वुड की, जो वुड से फिनिश्ड जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी बात यहाँ पे करेंगे। वैसे नॉर्मल पेड़ की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेदर, जैसे यहाँ से उनसे पशुओं से लेदर निकाला जाता है, तो यहाँ पे पशुओं की खाल की मांस की बात करेंगे, यहाँ पे जो भी होता है उनसे निकाला जाता है, और यहाँ पे उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आ जाता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ज्यादा बर्डन नहीं डालना दिमाग में, बस नॉर्मल तरीके से याद रखना है कौन से एरिया में क्या क्या होता है, ओके।
ये वाला आर्टिकल थोड़ा अच्छा है, इस वाले आर्टिकल को थोड़ा देख लीजिए। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि इसके बारे में, रूसा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हम लोगों ने बोला था। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान पे आने से पहले पहले हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जाना था, और फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में जाना था। मैंने कल तब आप लोगों को ये वाली पिक्चर नहीं दिखाई थी। देखिए यहाँ से ये वाली पिक्चर देखिए, ये वाली एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, तो इसमें फर्स्ट वाला आता है कंपलसरी एजुकेशन। क्या आता है इसमें? इसमें ये वाला पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना। फिर सेकंड वाले में आएगा माध्यमिक से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है ना, RMSA। तो यहाँ पे क्या आ गया? SSA। यहाँ पे क्या आ गया? RMSA। सॉरी यार, यहाँ पे नहीं, इस वाले में RMSA, ठीक है। तो पहले हमने ये चलाया, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, और अब तीसरे वाले में क्या पहुंच गए? तीसरे वाले में पहुंच गए रूसा, ठीक है। तो रसिया पहुंच गए अब हम लोग तो ये वाले पोर्शन में आ गए हम। अब यहाँ पे क्या आ गए? रूसा में आ गए। तो इस लोगों आप लोगों को ये याद रखना है कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पहले देखिए इनकी डेट भी यहाँ पे दे रखी है। ये 2000 कितने में था? 2001 में था। तो 2001 से 2009 में अब लगभग हम 17 में आ चुके हैं। तो कितना है? ये 2001 में है, ये 2009 में है, और ये क्या आ गया? 2017 की बात अब हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई आदमी उस टाइम पे यहाँ पे बच्चा था, तो आज की डेट में वो यहाँ पे कोई एजुकेशन ले रहा होगा ना, हायर डिग्री, PG वगैरह जो कुछ भी ले सकता है। तो इस पे फोकस देने की बात करिए कि सबसे ज्यादा अब इस पे फोकस देना है किसी भी तरीके से। तो इस वाले एजुकेशन को बहुत ज्यादा अच्छे से हमको आगे बढ़ा के चलना है। इसमें आप लोग याद भी रखिएगा, यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी, इसको अपर प्राइमरी आप लोगों ने देखा होगा कितने से बोलते हैं इसको। प्राइमरी कितने से कितने तक आती है? प्राइमरी तो आती है कितने से, यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं क्लासेस, ये देखिए, ये आती है 5 तक, और यहाँ पे आती है 8 तक, ठीक है। और यहाँ पे आती है 10 बोल सकते हैं, और 12th बोल सकते हैं आप। फिर 12th से बाद में जो आपकी ग्रेजुएशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, बीटेक या इंजीनियरिंग या जो भी मेडिकल फील्ड या BA BSc जो भी आप करते हैं, तो उसकी बात आ जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोगों को देख के क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा एरिया कौन सा है, ठीक है ना। तो ये सारी क्लास भी ऊपर डिवाइड है अच्छे से। एज भी जिन्होंने डिवाइड कर रखी है, वैसे एज का कोई फंडा नहीं है, हो सकता है आदमी की एज ज्यादा हो सकती है और किसी दूसरी क्लास में जा सकता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा उसमें तजव्वुर में मत देखिए। अपना जितना फोकस करने वाली है वो चीज़ें फोकस कीजिए। ओके, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं इसी में। अब इसमें हायर एजुकेशन की जब बात कर दी है इन्होंने, तो हायर एजुकेशन का फील्ड क्या रहेगा जिससे हायर आर्किटेक्ट निकल के आए? तो देखिए सबसे पहले तो करिकुलम ही है, ठीक है ना, और पेडियोगोगी जो कि टीचिंग का स्टाइल बोलते हैं इसको। तो वो चीजें क्या होनी चाहिए, इस पे फोकस किया जाएगा। दूसरा, फैकल्टी किस तरीके की होनी चाहिए, कितनी लेवल की होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि R&D का फील्ड आ जाता है यहाँ पे, आगे चलकर डॉक्टरेट की डिग्री भी दी जाती है जो PhD वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप में किसके साथ, यहाँ पे पार्टनरशिप की बात चलती है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनके साथ में पार्टनरशिप करेंगे, और वहां से हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल बढ़ाने के लिए दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे। तो इस पर भी फोकस किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रही थी, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। जितनी भी साइंटिफिक मशीनरी होती है वहाँ पे प्रैक्टिकल वे में प्रोवाइड कराई जाएंगी चीजें, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ होता क्या है, थ्योरेटिकल आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम थ्योरेटिकल चीजों पे फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल चीजों की जब बात आती है तो बहुत से कॉलेजों में प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं मिलते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो इस पर फोकस करके चला जाएगा कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट उनको मिले प्रॉपर वे में, और चीजें बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया जाए। तो इस पर भी फोकस किया जाएगा हायर, खासकर हायर एजुकेशन के लिए। फंडिंग की बात चल रही है कि फंडिंग, देखिए फंडिंग सबसे बड़ी बात होती है। जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा। तो फंडिंग पे अगर फोकस नहीं किया जा रहा है तो फिर तो बात ही वही होगी। तो फंडिंग पे भी अच्छे वाला फोकस किया जाएगा। और इसके बाद में जो हो गया गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस तो एक बहुत बड़ा बात हो गया, मैनेजमेंट वाली सारी चीजें यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही चीजें होनी चाहिए। फंडिंग, पैसा नहीं तो कुछ ही नहीं हो पाएगा अगर पैसा नहीं मिल रहा है, और गवर्नेंस वाला नहीं रहेगा तो फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें भी साथ में चलनी चाहिए अगर एक कुछ चीजें प्रॉपर वे में करनी है तो किसी भी एजुकेशन फील्ड में। तो ये इसके कुछ फील्ड हो गए जिसके बेस पे, देखिए ये बेस हो गया। अगर फंडिंग को और गवर्नेंस को ले तो यहाँ पे बेस हो गया है एजुकेशन का, और पिलर फिर इनके ऊपर खड़ा होगा। क्योंकि अगर पहले सबसे पहले यहाँ पे प्लान ही नहीं बनेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। प्लान बनने के बाद में फंडिंग रिलीज होगी, और उसके बाद में जाके पिलर खड़े होंगे जिसके ऊपर जाके पूरा आर्किटेक्ट खड़ा होगा जिसका हायर एजुकेशन की बात की जाएगी, ठीक है। ये ये एक प्रोजेक्ट है जिसको बोला गया है, काफी टाइम पहले लॉन्च किया गया था। ये बोला गया है SAUNI, साउनी कुछ भी बोल सकते हैं इसको, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। तो ये इस तरीके का इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, और खासकर जो यूज किया जाता है इसमें ड्रिप इरिगेशन यूज की जाती है। इस तरीके से होता है, देखिए पाइप लगा दिए जाते हैं और पेड़ की जड़ में ही बस पानी डाला जाता है इस तरीके से, जिससे पानी ज्यादा बेकार ना हो। तो सौराष्ट्र वाला रीजन ये है गुजरात का। तो सौराष्ट्र वाले रीजन में बात करने की चल रही है। देखिए ये वाली नर्मदा हो गई, तो नर्मदा से यहाँ पे पानी पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको सौराष्ट्र वाला रीजन को आप लोग याद रख सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, तो आप लोगों को याद रखनी है ये वाली ड्रिप इरिगेशन होती है। तो इस पे भी फोकस करके चलिएगा थोड़ा सा, ड्रिप इरिगेशन कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग। प्रोजेक्ट हालांकि देखिए गुजरात से रिलेटेड है, तो इसलिए मतलब थोड़ा नेशनल लेवल का नहीं है, तो गुजरात वाले एरिया के लिए काफी अच्छा है। तो इस लेक का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा सागर लेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो
चीजें गुजरात के वैसे देख सकते हैं, ज्यादा न्यूज में है तो मतलब पता तो होना चाहिए यार कम से कम, ठीक है ना। हमारी कंट्री, अपनी कंट्री के बारे में नहीं पता करोगे तो क्या पता करोगे वो, तो इतना तो कम से कम हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए न्यूज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए न्यूज़ डाली गई है। पीएम लॉन्च गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन दादर एंड नगर हवेली, ठीक है ना। तो दादर एंड नगर हवेली में क्या क्या बिल्डिंग, जो गवर्नेंस बिल्डिंग है उन पे सोलर पैनल वगैरह, तो ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें दिखाने के लिए नहीं, जो मेरा पर्पज था वो ये था। कई बार कंफ्यूजन रहता है। देखिए ये पूरा गुजरात वाला एरिया हो गया हमारा, तो गुजरात में यहाँ पे दीव है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दीव हो गया, ठीक है। तो दीव हो गया, तो उसके बाद में दादर और नगर हवेली, वो ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे पड़ता है, ये देखिए ये वाला यहाँ पे लाइन होते हुए जा रही है। तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया गुजरात, और ये वाला लाइन हो गई महाराष्ट्र की। तो ये दोनों के बिल्कुल बीच में पड़ती है। तो कहाँ पे पड़ती है, दादर और नगर हवेली। ये हो गया गुजरात, और ये हो गया क्या नीचे, नीचे हो गया महाराष्ट्र। तो ये दोनों के बीच में पड़ती है, और थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पड़ता है, ये दीव हो गया, यहाँ पे दमन पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो कंफर्म रखिएगा इसको, दमन एंड दीव गुजरात में पड़ते हैं, और ये दादर और नगर हवेली दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। अगर आप लोगों से कोई बच्चा भी पूछे तो कम से कम उसको बता सको, ठीक है। तो इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए। और यार मॉर्निंग में थोड़ी एक कंफ्यूजन हो गया था आइसलैंड और ग्रीनलैंड में, तो वो भी कंफर्म कर देता हूँ। देखिए ग्रीनलैंड की बात की गई है यहाँ पे। जो ग्रीनलैंड है, अगर वो पूरा आइसर ग्लेशियर पिघल जाएगा, तो ग्रीनलैंड से अगर पूरा ग्लेशियर पिघल जाता है तो 7% लगभग क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाएगा, पूरे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। 7% नहीं, 7 मीटर, 23 के करीब। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन में बोल दिया था। तो ये वाला एरिया है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम ग्रीनलैंड, ठीक है ना। तो ये डेनमार्क के अंदर में आता है, ये भी मैंने बोला था। तो आइसलैंड ये छोटे सा है यहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस करके चलिएगा। ये ऊपर वाला ग्रीनलैंड है और ये आइसलैंड है यहाँ पे। यहाँ पे मैप में देखिए, मैप में ये आइसलैंड है, ग्रीनलैंड यहाँ पे नहीं है। ग्रीनलैंड यहाँ पे ऊपर होगा, ठीक है ना। तो मैप में मैं आपको ग्रीन आइसलैंड नहीं दिखा पाया था, गलती से इसको मैंने ग्रीनलैंड बोल दिया था। ये आइसलैंड है यहाँ पे। तो डेनमार्क के अंडर में है ये, इसको याद रखिएगा ये। तो ये कंफर्म करना था ये थोड़ा सा, तो इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। देखिए लेट तो बहुत हो गया वैसे, सॉरी यार उसके लिए। मतलब बहुत सारे ज़रूरी काम पड़ गए थे यार, ठीक है ना। तो उसके लिए सॉरी। ट्राई करूंगा देखिए कल से चीज़ें थोड़ी प्रॉपर वे में हो जाए। पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये फेसबुक पे पेज है या यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए यार दूसरों की हेल्प कीजिए जितना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।